हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आप सब कैसे हो। आइए बच्चों, आज हम आपको क्रिया पढ़ाएंगे। इसके पहले वीडियो में हम क्रिया का जो कर्म के आधार पर जो भेद होता है आकर्मक और सकर्मक क्रिया, वो हम पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको संरचना या प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया को कितने भेद में बांटा गया है उसको हम एक एक करके आपको समझाएंगे। तो संरचना या प्रयोग की दृष्टि से क्रिया को 4 भाग में बांटा गया है। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा पूर्वकालिक क्रिया। तो आइए एक एक करके हम आपको उदाहरण के साथ एकदम इजी तरीका से आपको बताएंगे, जो आप एकदम आसानी से आप सीख लेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे ये संयुक्त क्रिया क्या होता है। संयुक्त का मतलब योग होना। तो किसका योग होना? दो धातु या दो क्रिया का योग होना। दो क्रिया जब एक साथ होती है तो संयुक्त क्रिया कहा जाता है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब दो क्रिया एक साथ होगी, पहला जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया होगा और दूसरा जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया का सहायक क्रिया होगा, यानी मुख्य क्रिया को वो विस्तार करेगी। जैसे देखिए उदाहरण हम बता रहे, बस चल दी, बस चल दी, राधा नाच ली, राधा नाच ली। तो ये पहला उदाहरण में देखिए, चल, चल हो गया आपका मुख्य क्रिया और दी हो गया उसका सहायक क्रिया, यानी चल भी क्रिया है और दी है वो भी क्रिया है, यानी दोनों क्रिया देखिए एक साथ हो रहा है। तो यहाँ ये है मुख्य क्रिया, ये मुख्य क्रिया हो गया आपका और ये दी हो गया आपका सहायक क्रिया। जो ये चल जो मुख्य क्रिया है उसका विस्तार किया है दी। तो इस प्रकार जब क्रिया रहेगा तो वो हो जाएगा संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट उदाहरण में देखिए, राधा नाच ली। ये नाच क्या है? मुख्य क्रिया है, ये मुख्य क्रिया हो गया और ली हो गया इसका सहायक क्रिया। यानी ये नाच जो मुख्य है, मुख्य क्रिया है, तो ये ली का ये विस्तार कर दिया, नाच ली को विस्तार किया है, यानी इसका सहायक क्रिया हो गया। तो बच्चों आप सीधा इतना जान लीजिए कि संयुक्त क्रिया में आपको दो क्रिया, एक ही वाक्य में आपको दो क्रिया दिखाई देगा, तब वो हो जाएगा संयुक्त क्रिया। पहला होगा मुख्य क्रिया और दूसरा होगा उसका सहायक क्रिया। इसलिए बच्चों आपको मैं एक बात बता रही हूँ कि जब ग्रामर आप पढ़ते हो, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, आप कभी भी उसको लर्न नहीं कीजिएगा, यहाँ तक कि उसको परिभाषा जो है उसको भी याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये समझने का सब्जेक्ट है। अगर आप समझ लीजिएगा तो कोई भी उदाहरण और परिभाषा आप आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बुक का जो क्रिया चैप्टर है उसी से खाली सवाल पूछा जाएगा। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दोगे तो आपका बुक से नहीं, आपका कोई भी आप 1 क्लास से 10वीं कक्षा तक यानी 10 क्लास तक जितने भी आप ग्रामर का चीज़ पढ़े हैं, कहीं से भी आपका सवाल आ सकता है। तब अगर आप फंस जाएंगे, अगर आप ग्रामर को समझे नहीं तो आप कभी नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको इस चीज़ को, ग्रामर का चैप्टर को आपको समझना है। जैसे यहाँ पर संयुक्त दिया है, केवल आप इस संयुक्त का मतलब जान लीजिए। संयुक्त होना मतलब जोड़ होना, एक साथ जोड़ना, जुड़ना। संयुक्त मतलब जुड़ना। तो यहाँ पर जब दो क्रिया को जुड़ा जाएगा वही हो जाएगा संयुक्त क्रिया। आपको केवल इतना ही याद रखना है कि संयुक्त में हम दो क्रिया को जोड़ेंगे और इसमें कुछ नहीं है। और पहला जो क्रिया होगा वो मुख्य क्रिया होगा, मतलब मेन क्रिया होगा, और जो उसके बाद वाला जो क्रिया होगा वो क्या होगा? उसको सहायक करेगा।
यानी उसका संचालन करेगा, उसको और आगे बढ़ाएगा, ये इसके ऊपर डिपेंड होगा। तो जब दो क्रिया आपको एक साथ कोई भी वाक्य में दिखाई देगा तो वो हो जाएगा संयुक्त क्रिया। तो चलिए आगे और हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों देखिए नाम धातु क्रिया। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है वो होता है नाम धातु क्रिया। उसे ही हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या क्या से बनता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द से बनेगा। जैसे देखिए संज्ञा शब्द से बात, बात एक संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा से बन रहा है, ये संज्ञा शब्द है। बात बतियाना, बतियाना। अपना, अपनाना, अपनाना। तो ये अपना क्या हो गया? सर्वनाम शब्द। ये क्या है? सर्वनाम शब्द। संज्ञा शब्द बात, बतियाना, बतियाना। और सर्वनाम शब्द हो गया अपना, अपनाना। अब विशेषण ले लीजिए, विशेषण शब्द शर्म, शर्म, शर्माना, शर्माना। अब और एक होता है अनुकरात्मक शब्द, अनुकरात्मक शब्द। ये अनुकरात्मक शब्द जैसे थप थप, थप थप, थप थपाना, थप थपाना। ये जो नाम धातु क्रिया है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरात्मक शब्द से बना हुआ होता है। इसी को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर में प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रेरणा देना। यहीं से आपको डेफिनेशन भी आ जाएगा। सिर्फ ये शब्द को पढ़ के प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ पर प्रेरणा देना यानी जिस वाक्य में कर्ता खुद कोई काम ना करके दूसरों से करवाता है, दूसरों को काम करने के लिए प्रेरणा देता है, वही हो जाता प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे में देख लीजिए मोहन अपने दोस्त से पत्र लिखवाता है, यहाँ पर देखिए मोहन खुद पत्र नहीं लिख रहा है, यानी मोहन यहाँ करता है, वो खुद काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसको उसके जो दोस्त है उससे वो पत्र लिखवा रहा है, यानी उसको वो प्रेरणा दे रहा है कि तुम पत्र लिखो। इसी तरह और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे। जैसे माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाई। तो इसी प्रकार से जब खुद काम करता, खुद स्वयं काम ना करके दूसरों से काम करवाता है, वही होता है प्रेरणार्थक क्रिया। अब बच्चों लास्ट देखिए फोर्थ नंबर में पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर देखिए यहीं से आपका डेफिनेशन बन जाएगा। पूर्व मतलब होता है पहले, जो क्रिया मुख्य क्रिया के पहले हो जाता है, मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मोहन खाकर सो गया, मोहन खाकर सो गया। मोहन पहले खा लिया, फिर वो क्या किया? सो भी गया, यानी खाकर क्या हो गया? मुख्य क्रिया, और वो उसके पहले वो सो भी गया। यानी पूर्वकालिक मतलब होता है जो मुख्य क्रिया के पहले जो काम हो जाता है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों
आपको ये क्रिया के जो संरचना या प्रयोग के आधार पर जो हम क्रिया के भेद पढ़ाए हैं वो अगर समझ में आ गई तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी इजी तरह का पढ़ाई आपको मिलती रहे। थैंक यू।